हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 28 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और इसी नाम से टेलीग्राम का एक चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं। एंड चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है और संडे के दिन हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में न्यूज को कवर करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करेंगे। और पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, राइट। और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख दीजिएगा और वीडियो को पॉज पहले कर लीजिए, क्योंकि क्या रहेगा कि मैं आप लोग को डायरेक्टली जो है, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो पहले आप क्वेश्चन देखकर वीडियो को पॉज कर लें। तो ये चीज आपको करनी होगी थोड़ी सी। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि वो संस्कृत ग्राम्स पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है वो डेवलप करेंगे, संस्कृत ग्राम, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है इसके उद्देश्य के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को नियमित रूप से संस्कृत का उपयोग करना सिखाना है, यानी कि लोग जो है वो रेगुलरली संस्कृत का उपयोग करें। तो इस चीज को सिखाने के लिए ये संस्कृत ग्राम जो है वो डेवलप किए जाएंगे। आर्टिकल 345 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिशियल लैंग्वेज और जो राज्य की जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड हम लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलता है। तो क्या होगा इन तीनों में से करेक्ट? तो देखिए गाइस, 2 और 3 करेक्ट हैं, पहला वाला इनकरेक्ट है। ये यूपी सरकार का डिसीजन नहीं है, ये उत्तराखंड सरकार का डिसीजन है। इसीलिए ये टॉपिक हमारा न्यूज में देखने को मिला है, संस्कृत ग्राम्स प्रोग्राम। उत्तराखंड सरकार ने डिसाइड किया है कि ये डेवलप करेंगे संस्कृत ग्राम्स को, यानी कि संस्कृत गांव को, और ऐसे गांव को जहां पर बेसिकली लोग बाग जो है वो सिर्फ संस्कृत में बात करें, बोलें संस्कृत में, राइट। तो उनको प्रमोट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वो संस्कृत का उपयोग करें। और काफी सारे गांव को इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। और वो डिपेंड करेगा कि संस्कृत स्कूल्स कौन से गांव में है और वहां पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो उस चीज पर जो है वो डिपेंड किया जाएगा पूरी चीजें, जैसे कि टीचर्स वहां पर रेगुलरली विजिट कर पाए और वहां के जो घर हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो संस्कृत को सीखें और उसका उपयोग करें, राइट। और गांव की अगर बात करें, गांव को सिलेक्ट किया जाएगा उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी की मीटिंग के द्वारा, जिसको हेड करेंगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। और ये जो उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी है इसका नाम चेंज करके उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार उत्तराखंड के नाम से रखा जा रहा है, यानी कि उत्तरांचल संस्कृत संस्थान, इस नाम से जो है वो ये इस एकेडमी का नाम जो है वो चेंज करके ये रखा जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पर मेनली फोकस है कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनके ऊपर, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, किड्स हैं, तो उनको बेसिकली सिखाया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संस्कृत को लर्न करें, उसको सीखें और उसका उपयोग करें, बोलें। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो है वहां पर हिंदी के बाद जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो ये वाली भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो याद रखिएगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो कोई भी राज्य है उसकी लैंग्वेज की बात या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र जो है वो हमारे आर्टिकल 345 में देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये वाली चीज है इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इसके जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं क्या? और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के मेंबर्स क्या स्टेट सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं क्या? या फिर
दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट करती हैं नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के मेंबर्स को, या फिर दोनों अपॉइंट नहीं करती हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नेशनल है ये, नेशनल कमीशन। तो कौन अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार का भी कभी कभी ऐसा कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश किया करो, तो बाई चांस नहीं भी आता हो तो भी हम लोग थोड़ा सा एक तुक्का टाइप का अटेम्प्ट कर सकें, राइट। तो इस प्रकार से भी आपका माइंड जो है वो चलना चाहिए। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 पास हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल ये भी पास हुआ है। तो हम लोग दोनों को थोड़ा सा देखेंगे, दोनों बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 है, इसको पहले देखते हैं। तो ये बिल ने निरस्त किया है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को, और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी सेटअप किया जाएगा, यानी कि ये आयोग जो है वो सेटअप किया जाएगा, नेशनल कमीशन होम्योपैथी के लिए सेटअप किया जाएगा, राइट। और इस कमीशन के अंदर 20 मेंबर होंगे चेयरमैन को मिलाकर। यहां पर प्रेसिडेंट होंगे होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड के, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के देखने को मिलेंगे, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट होंगे, और भी काफी सारे इसमें दूसरे मेंबर्स नजर आएंगे इस आयोग में, काउंसिल में, राइट। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल की बात करें तो ये निरस्त कर रहा है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को। यहां पर भी एक नेशनल कमीशन जो है वो सेटअप किया जाएगा। इसके अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें, इसमें 29 मेंबर्स होंगे चेयरमैन को मिलाकर। यहां पर प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड ऑफ यूनानी, सिद्ध और सोवा रिक्पा के। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। और ये दोनों बिल जो है इन्होंने प्रपोजल रखा है कि ये एक एडवाइजरी काउंसिल होम्योपैथी के लिए सेटअप करेंगे। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी परिषद है जो कि एडवाइस देगी, सलाहकार परिषद है ये, राइट, सलाह देने की परिषद है ये, राइट, काउंसिल है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो इस काउंसिल पर अपनी अपनी राय देंगे, राइट। यानी कि राज्य जो है वो, राज्य या यूनियन टेरिटरी अपनी राय इस काउंसिल को देगी, और इस काउंसिल की मदद से इस कमीशन जो है, जो कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इसके ऊपर काम करेंगे, आयुर्वेद के ऊपर, यूनानी सिद्धा यानी कि इंडियन मेडिसिन के ऊपर काम करेंगे, और जो दूसरी हम लोग को देखने को मिल रही है होम्योपैथी। तो इनको जो है, ये जो एडवाइजरी काउंसिल है, इनको इस जो कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको उनकी रिकमेंडेशन देंगे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी क्या बोल रही है, उनको क्या चाहिए, राइट, उसके अकॉर्डिंग तो वो मेजर्स वगैरह जो है वो सजेस्ट करेगी है। और बेसिकली मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए उसको भी डिफाइन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन अगर हम लोग लिखें इसका, या देखें पूरी ओवरऑल चीजें एनालाइज करें, तो कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में अब ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर, इंडियन मेडिसिन के ऊपर, बेसिकली, राइट, इसके ऊपर किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा फोकस। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि एलोपैथी के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर एक्चुअल में एलोपैथी को थोड़ा सा जो है वो प्रमोट करने के लिए जो इंडियन मेडिसिन से उनको दबाया गया था, ये पूरी स्ट्रेटेजी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, कंपनीज की, फार्मा कंपनीज की। वो फोकस कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो एलोपैथी की मेडिसिन की बिक्री होना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले के समय पर इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेडिसिन का ही उपयोग होता था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंटर हुई, स्पेशली ये टाइम है 1980s टू 1985 का, जब यूएसए ने इंडिया के अंदर प्रेशर क्रिएट किया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर, राइट, कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो फार्मेसी जो है, एलोपैथी मेडिसिन वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा ओपन अप हो, राइट, और ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो एलोपैथी मेडिसिन की। तो ये बेसिकली पूरा कमर्शियल खेल है। तो हमारी जो इंडियन मेडिसिन है उसको बेसिकली टारगेट करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये स्ट्रेटेजी जो है वो खेली गई थी, और पूरा पैसों का खेल होता है, आप भी जानते हैं, समझते हैं ये सब चीजों में। तो बट आज की डेट में क्या फोकस किया जा रहा है कि हमारा जो खुद की इंडियन मेडिसिन है, जिसके ना के बराबर साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके जो प्रभाव जो होते हैं बॉडी के ऊपर, वो काफी अच्छे नजर आते हैं, राइट। तो ये उसको लेकर है कि प्रमोट किया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर आयुर्वेद को, और आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, जो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होम्योपैथी या फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के वेरियस डिसिप्लिन में लेते हैं, यानी कि जो भी लोग इंडियन मेडिसिन पर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी एक NEET हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बिल के तहत। तो ये सब चीजें यहाँ पर कुछ बताई जा रही है, जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया रखना, जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? आगे की चर्चा करें। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है फरलॉ के बारे में, पेरोल के बारे में। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा गया है। तो क्या फरलॉ जो है, क्या ये जो प्रिजनर जो होते हैं, कैदी जो होते हैं, क्या उनका ये अधिकार है? और क्या
पैरोल कैदी का अधिकार है? क्या दोनों ही फरलॉ और पैरोल कैदी के अधिकार होते हैं? और क्या दोनों ही अधिकार नहीं होते हैं कैदी के? तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट? तो आपको याद रखना है फरलॉ कैदी का अधिकार होता है, पैरोल नहीं होता है। तो इस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। अभी क्या हुआ है कि कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संशोधन किया है थोड़ा सा मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 गाइडलाइंस के ऊपर, और ये फरलॉ और पैरोल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और फरलॉ और पैरोल की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस होती है, इसको रिफॉर्मेटिव प्रोसेस की तरह कंसिडर किया जाता है, राइट? क्योंकि प्रिजनर जो होते हैं जेल के अंदर, जब वो काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी सी राहत देने के लिए उनको कुछ समय जो है वो बाहर छोड़ा जाता है, यानी कि रिलीज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसी पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और प्रिजन सिस्टम में ह्यूमनाइजिंग लाने, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के लिए, यानी कि देखने के लिए कि मतलब ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हो कि यानी कि कैदी भी जो है, तो एक कैदी है वो भी तो एक ह्यूमन ही है। तो उस सिद्धांत को देखते हुए इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था पैरोल और फरलॉ को। जैसे कि एक कैदी है वो भी कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर जो है वो घूम सके, थोड़ा सा निकल सके, मतलब जेल से बाहर जा सके, राइट? और ये दोनों ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये दोनों ही कवर होते हैं प्रिजन्स एक्ट 1894 के अंदर, पैरोल और फरलो दोनों, ठीक है, इस कानून के अंदर, ना कि आईपीसी। आपसे इस प्रकार के स्टेटमेंट में आ सकता है कि ये दोनों ही जो है वो आईपीसी के अंदर देखने को मिलते हैं या सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा बाई चांस आ जाए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा, तो स्टेटमेंट गलत मार्क कर देना, क्योंकि ये प्रिजन्स एक्ट 1894 के अंदर है, ठीक है। अब पैरोल की बात करेंगे तो इसमें एक कैदी को रिलीज किया जाता है, और रिलीज जो है वो कंडीशन के ऊपर किया जाता है। कंडीशन कैसी हो सकती है? देखो, पहली चीज तो वो डिपेंड करना चाहिए कि वो जो कैदी है, जो काफी समय से जो जेल के अंदर है, उसका बिहेवियर अच्छा है, यानी कि वो मारपीट नहीं कर रहा जेल के अंदर, बदतमीजी नहीं कर रहा है, यानी कि मतलब पूरे जो भी जेल के नियम होते हैं उसको फॉलो कर रहा है, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कैदी को कुछ समय के लिए जो है वो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो बाहर रिलीज किया जाता है, राइट। और ये पैरोल जो होता है वो कैदी का अधिकार नहीं होता। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये कैदी को एक स्पेसिफिक रीजन के कारण ही दिया जाता है, जैसे कि अगर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई या उसके कोई ब्लड रिलेटिव की कुछ शादी वादी है, तो उस समय उसको दिया जाता है। बट ये जो पैरोल है ये खारिज भी की जा सकती है, और वो डिपेंड करेगा खारिज में कि अगर वो पैरोल पे अगर एक व्यक्ति निकलता है, यानी कि अगर अथॉरिटीज को लगता है कि अगर वो पैरोल पे ये व्यक्ति को छोड़ेंगे, अपन बाहर रिलीज करेंगे, तो ये सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है, पब्लिक के लिए खतरा बन सकता है, तब इसलिए फिर उसको छोड़ा नहीं जाता। वो पूरा डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर कि उनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और याद रखना, पैरोल अधिकार नहीं होता है कैदी का। अब फरलॉ की अगर हम लोग बात करें, तो फरलॉ जो है वो कैदी का अधिकार है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ये पैरोल की तरह ही एग्जैक्टली हम लोग को देखने को मिलता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस, यानी कि कुछ हम लोग को इसमें अंतर देखने को मिलता है अगर हम लोग पैरोल से इसको कंपेयर करें तो याद रखना, फरलॉ लॉन्ग टर्म इंप्रिजमेंट के केसेस में दिया जाता है, यानी कि किसी अगर कैदी को लंबे समय तक उसको जेल हुई है, तो उस समय उसको दिया जाता है, जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बरकरार रहे, यानी कि खराब ना हो। क्योंकि एक कैदी अगर बहुत लंबे समय तक अगर जेल के अंदर है, तो क्वाइट पॉसिबल एनवायरनमेंट से उसका जो, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट से जब उसका डिटैचमेंट होगा, पब्लिक से उसका, यानी कि सोसाइटी से उसका जब डिटैचमेंट होगा, तब वो डिप्रेस होने लगता है, उसकी मेंटल हेल्थ को जो है वो खराब होने लगती है। तो एक कैदी जो है उसकी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, ठीक ठाक रहे, तो थोड़ा सा जो है उसको छूट दी जाती है कि वो बाहर जाकर थोड़ा रह सके, अपनी परिवार वालों के साथ रह सके, कनेक्शन वगैरह उसके बरकरार रहे, उसके परिवार से, उसके ब्लड रिलेटिव से, राइट। तो इसके लिए इसको ये दिया जाता है एक कैदी को। और ये जो प्रिजनर्स को दिया जाता है, रेमिशन के तौर पर इसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको जो है वो छूट के तौर पर कि कुछ समय जो है उनको दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने परिजन वगैरह से जो है वो मिल सके, फैमिली वगैरह से मिल सके, ठीक है। और ये बताया जाता है कि ये प्रिजनर का राइट होता है बेसिकली, और ये समय समय पर देना चाहिए और जरूरी होता है, और कोई किसी भी रीजन के कारणवश इसको दिया जाता है, जैसे कि एक कैदी की मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक ठाक रहे थोड़ी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इन दोनों टर्म से रिलेटेड, और ये दोनों टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरी चीज अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना था कि पैरोल और फरलो में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को ये दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ाया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पेपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहां पर 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से करेक्ट बताना है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इंडिया चौथी कंट्री बन गई है पूरे दुनिया भर में, यूएसए, रशिया, इजराइल के बाद, जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन है।
इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट को, मिशन शक्ति को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा के अंदर जो ये आइलैंड देखने को मिलता है वहां से ये कंडक्ट किया था। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये बैन करती है सभी के सभी वेपन्स को आउटर स्पेस के अंदर, यानी कि कोई भी वेपन आउटर स्पेस के अंदर नहीं चलाना है। तो बताइए ये तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तीनों ही इनकरेक्ट है, नन करेक्ट आंसर होगा अपना, तीनों गलत है। तो कैसे गलत है, तो आगे न्यूज पर पढ़ते हुए अपन समझते हैं पूरी चीजें। तो ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया, तो आप देख सकते हैं फोटो में क्या है, ये डाक टिकट आपको दिखाई दे रही है, ये पोस्टेज स्टैंप आपको दिखाई दे रहा है, ये कस्टमाइज्ड स्टैंप हम लोग को, पोस्टेज स्टैंप, माई स्टैंप, डाक टिकट हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट की, और इसको रिलीज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इंजीनियर्स डे के दिन। और ये DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग करी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में, ना कि इसरो ने। तो इसलिए वो अपना पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो पहला नहीं, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो था वो गलत हुआ। ठीक है, आगे की बात करें, DRDO ने डेवलप करी थी ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल, सक्सेसफुली डेवलप किया था। और ये मिसाइल को जो टारगेट किया गया था, यानी कि जो टारगेट जो बनी थी, यानी कि जो दूसरी मिसाइल, यानी कि इस मिसाइल ने जिस चीज को, जिस सैटेलाइट को टारगेट किया था, ये इंडियन सैटेलाइट ही थी, यानी कि हमने इंडियन सैटेलाइट को टारगेट किया था, और लाइव सैटेलाइट थी, यानी कि ये मूव कर रही थी वाली सैटेलाइट, राइट। तो उसको हम लोगों ने जो है वो टारगेट किया था। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और हिट टू किल मोड पर ये थी, यानी कि ये मोड जो था वो हिट टू किल मोड था, यानी कि हिट करें और उसको निपटा दे पूरी सैटेलाइट को, राइट। और लो अर्थ ऑर्बिट पर ये सैटेलाइट थी। और इंटरसेप्टर मिसाइल थी, जो कि 3 स्टेज की मिसाइल थी, और जिसमें से दो जो थी स्टेजेस वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर हम लोग को देखने को मिली थी। और हालांकि पहले भी काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के बारे में हमने बात करी थी कि जो मिशन शक्ति। तो ये इसलिए हो रहा है गाइस, पहले तो मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट को टारगेट करना इसलिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा मेरा ये वाला टॉपिक, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं आज की डेट में सैटेलाइट्स इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि स्पाई, निगरानी करने के लिए इन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जा सकता है। काफी सारी कंट्री ऐसी हैं इन सैटेलाइट के थ्रू नीचे हलचल क्या चल रही है कंट्री के अंदर उस पर नजर रख सकती हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, अगर हमें किसी सैटेलाइट से कोई खतरा हो इस प्रकार का, तो हम लोग उस सैटेलाइट को जो है वो अटैक कर सकें, यानी कि उड़ा सकें, राइट। कोई भी दुश्मन देश की सैटेलाइट अगर हमारी कंट्री के ऊपर से गुजर रही है तो हम लोग उस पर अटैक कर सकें, क्योंकि सैटेलाइट लिटरली इतनी पावरफुल हो गई आज की डेट में कि सैटेलाइट आप अगर जमीन से खड़े होकर आसमान में देखोगे आपको सैटेलाइट नहीं दिखाई देगी, बहुत दूर होती है, राइट। नेकेड आई से आपको नहीं दिखाई देगी क्लियरली। बट सैटेलाइट जो है वो नीचे जमीन पर एक आदमी जो चल रहा है, उसकी घड़ी, हाथ में जो घड़ी है, उस घड़ी में कितना बज रहा है वो तक ठीक प्रॉपर तरीके से वो रिकॉर्ड कर सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल आज की डेट में सैटेलाइट्स हो गई हैं। और आप जानते हैं सैटेलाइट्स में वेरियस चीजें होती हैं, वेरियस सेंसर्स वगैरह होते हैं। ये तो मैं तो सिर्फ ह्यूमन की बात करूं कि ह्यूमन जो है उसको वो देख सकती है, कैप्चर कर सकती है, बट जमीन के नीचे क्या चीजें हैं उसको भी ये देख सकती है, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ गई है। तो क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग पता लगा लेते हैं किस क्षेत्र पे पानी है, किस क्षेत्र पे क्या मिनरल्स हैं, है ना। तो ये वाली चीज है। तो ऐसी कुछ सैटेलाइट जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारी आर्मी की जो मूवमेंट है उस पर निगरानी रख रही हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही हो स्पाई वाली, जासूसी वाली, तो उसको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकें, ऐसी एनिमी सैटेलाइट्स को। तो इसको लेकर ये हम लोगों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो अपनी बनाई थी, डेवलप करी थी, है ना। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इंडिया चौथी कंट्री है, ये बात तो सच है, बट आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना, यूएसए, रशिया, चाइना के बाद, इजराइल के बाद नहीं। बट अपन ये नकार नहीं सकते कि इजराइल के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन इजराइल के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, बट इजराइल ने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है, और जब वो टेस्ट करेगी तब जाकर वो ये 5वीं कंट्री बन जाएगी एंटी सैटेलाइट मिसाइल वाली। बट इंडिया जो है वो चौथी कंट्री आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी थी स्पेस पर इंडियन सैटेलाइट को, जो अपन ने उड़ाया था, ब्लास्ट किया था, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर पे किया था। वो इसीलिए जिससे कि स्पेस पर मलबा ना छूट जाए, क्योंकि देखो ये सैटेलाइट जब टूटती है स्पेस पर तो टूटेंगी, तो आप जानते हो कि स्पेस में कोई ग्रेविटी वगैरह तो है नहीं, पूरी चीज फ्लोट करती है, राइट। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं तो ये क्या करते हैं, इसके पार्ट्स फ्लोट करते हैं, पूरे स्पेस में घूमते हैं, ठीक है। और अब आप इस फोटो पे नजर मारो, ये आपको धरती दिखाई दे रही है, और आपको ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे मलबे हैं जो कि हमारी धरती के इर्द गिर्द हैं। अब इतना ज्यादा मलबा हमारी धरती के आसपास ऑलरेडी है,
तो आप मलबा यानी कि ये मान के चलो इजी शब्दों में कचरा, ये कचरा है धरती के आजू बाजू, और ये इतना खतरनाक है कि ये दूसरी सैटेलाइट्स को भी ब्लास्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, तोड़ सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। और इवन जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं उनको भी जो है ये हार्म कर सकती है, और या फिर हमारा कोई मिशन है उसको भी ये हार्म कर सकती है। ऐसे मलबे, ऐसे ये डेब्रिस जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस, मलबे को और ये कचरे को बेसिकली स्पेस के अंदर। तो इस प्रकार का डेब्रिस, इस प्रकार का मलबा जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के दौरान एटमॉस्फेयर पे ना क्रिएट हो, यानी कि वो स्पेस पे ना क्रिएट हो, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लो एटमॉस्फेयर पर ये चीज करी थी टेस्टिंग। सैटेलाइट जो रखी गई थी लो एटमॉस्फेयर पे थी, जिससे कि कुछ दिनों के बाद जो है ये मलबा नीचे जमीन पर आकर गिर जाए। ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए, और ये चीज इंश्योर करने के लिए कि इस प्रकार का जो आप पोल्यूशन कह सकते हो कि ये पोल्यूशन जो है वो स्पेस पे ना हो, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज करी थी, क्योंकि आज की डेट में स्पेस पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है, और स्पेस पोल्यूशन एक टॉपिक भी आ सकता है मेंस में। तो होप आप जो है जब भी आपको टाइम मिले तो आप जो है एक पेज पर, एक सिंगल पेज पर जो है वो स्पेस पोल्यूशन के बारे में एक एटलीस्ट 100 एक वर्ड में जो है वो कुछ लिख दीजिएगा, और अच्छे अच्छे लाइंस वगैरह, सेंटेंस वगैरह लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक स्पेस से रिलेटेड भी एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। क्योंकि स्पेस पोल्यूशन भी आज की डेट में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब से हम लोगों ने कंडक्ट किया था इस मिशन को, यानी कि ये टेस्टिंग जब करी थी इसकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की, तब उस समय जब हम लोगों ने ब्लास्ट किया था तब यूएसए ने अक्यूज करना शुरू कर दिया था। बहुत बातें उठी थी ये डेब्रिस को लेकर, मलबे को लेकर, राइट। तो इसलिए ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए स्पेस पोल्यूशन के बारे में। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल लॉ की भी अगर हम लोग बात करें कि आउटर स्पेस पर वेपन्स, यानी कि इस प्रकार की मिसाइल्स वगैरह हो गई, इस प्रकार के वेपन्स को क्या इस्तेमाल करने को लेकर कोई कानून है, तो हाँ है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है, बट ये ट्रीटी सिर्फ प्रोहिबिट करती है, बैन करती है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स टाइप के जो बड़े वेपन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो ऐसी एक्टिविटी जो है वो आउटर स्पेस में ना हो, उसको बैन किया जाता है इस ट्रीटी के तहत। और जो छोटी मोटी एक्टिविटी है जो कि अभी अपन ने करी, जो हमने जो मिसाइल के थ्रू जो ब्लास्ट किया, तो वो जो है वो बैंड नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जो ऑर्डिनरी वेपन्स होते हैं वो बैंड नहीं होते, जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स होते हैं वो बैंड होते हैं, जैसे कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर। आगे की बात करें, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था 1982 में। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। और देखिए ये जो स्टैंप जो लगाया गया था, रिलीज किया गया था, अभी अपन ने देखा ना डाक टिकट, ये इसी सैटेलाइट के ऊपर, ए सेट के ऊपर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के ऊपर, तो ये इंजीनियर्स डे के दिन किया गया था। तो आपको बताना है इंजीनियर्स डे कब आता है, तो आपको याद रखना है 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये 15 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय की। और ये जो है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंडियन इंजीनियर, भारत रत्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इनका जन्मदिन होता है इस दिन, राइट। और ये चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने कृष्णा राजा सागर डैम मैसूर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था। और इसका भी मैप मैं आपको दिखा देता हूं, कृष्णा राजा सागर डैम। तो ये बात याद रखिएगा, यहां पर है, ये कावेरी नदी के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो आप, कावेरी नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है कृष्णा राजा सागर डैम। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को एक पता होना चाहिए, मैसूर के अंदर है। इसके अलावा 1915 में जनता की भलाई के लिए उनके योगदान जो उन्होंने दिए थे जनता की भलाई के लिए, तो उसको देखते हुए किंग जॉर्ज पंचम में, यानी कि किंग जॉर्ज 5 ने इनको ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के नाइट कमांडर के रूप में उन्हें शूरवीर किया गया था, यानी कि नाइटेड किया गया था, नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के तौर पर। तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक बेसिक आइडिया, बेसिक डिटेल होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक क्रिएचर को, एक प्राणी को पहचानना है आपको, राइट। तो आप इसमें पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि ये गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के भुज एरिया में, और ये तैर सकते हैं समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर तक। इसके अलावा ये कोस्टल और ड्राई इकोसिस्टम पर दोनों में ही रह सकते हैं, राइट। जल्दी से बताओ क्या होगा, ये क्रोकोडाइल है क्या मगरमच्छ है, क्या ऊंट है, सांप है, क्या कछुए हैं, किन की बात हो रही है, ये किन क्रिएचर की बात हो रही है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थे। तो ये बात हो रही है ऊंट की, कैमल की, और कौन से कैमल की, खराई कैमल की। खराई कैमल, या फिर इनको स्विमिंग कैमल भी कहा जाता है, स्विमिंग कैमल, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया, 3 किलोमीटर तक समुद्र में ये तैर सकते हैं, जा सकते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये पानी पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये खराई कैमल है, और गुजरात के भुज एरिया पर ये सिर्फ पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात के भुज एरिया पर। भुज एरिया कहां पर है गुजरात का, ये गुजरात की टेरिटरी, ये देखो भुज एरिया, सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे ये कैमल, ऊंट। और हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 9 प्रजाति हैं ऐसी
ऊँटों की, जिनमें से एक प्रजाति ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसको एक सेपरेट प्रजाति के तौर पर, सेपरेट नस्ल के तौर पर, ब्रीड के तौर पर जो है वो रखा गया है, जिससे कि इसको और बेटर तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकें, इसको संरक्षण दे सकें बेहतर तरीके से। और ये कैमल जो है गाइस, ये जो रन ऑफ कच्छ का जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है, कि एकदम गर्मी वाला जो रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, और गर्मी के साथ साथ वहां पर हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, वेटलैंड भी देखने को मिलता है, राइट, आपको पता होगा। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है रन ऑफ कच्छ का, और जो शैलो सी यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और हाई सैलिनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको अडॉप्ट कर लिया है इन कैमल्स ने, यानी कि आसानी से उस जगह पर, उस क्षेत्र पर ये रह लेते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ये सिर्फ यहीं पर, इसी क्षेत्र पर जो है वो पाए जाते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये कोस्टल और ड्राई दोनों ही इकोसिस्टम पर रह सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में नजर आया था, दिखाया गया था। और ये सेलाइन और मैंग्रोव ट्रीज को ये खाते हैं, और जो हाई सेलाइन वाटर है उसको ये टॉलरेट करते हैं, यानी कि आसानी से उनका जीवन जो है वो इस क्षेत्र पर बीत जाता है, कुल मिलाकर ये वाली बात। और समुद्र में ये 3 किलोमीटर तक जो है वो स्विम कर सकते हैं मैंग्रोव की सर्च पे, जो कि उनका प्राइमरी फूड है, क्योंकि मैंग्रोव को ये खाते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इन ऊँटों से रिलेटेड। अब जो ये टॉपिक आपके सामने आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। स्पेशली हम लोग को समझना है ब्रेडिकाइनाइन के बारे में, बट आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये ब्रेडिकाइनाइन से रिलेटेड है और हाइलुरोनिक एसिड से रिलेटेड है। तो देखिए, ब्रेडिकाइनाइन एक कंपाउंड होता है जो कि पेन सेंसेशन और बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर को लो करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक शुगर मॉलिक्यूल है, जो कि नेचुरली स्किन में ये मतलब होता है, यानी कि अकर होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। बट टॉपिक ये न्यूज में ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये इस फिनोमेना की यहां पर बात हो रही है, जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे नजर आ रहा है। अभी क्या हुआ था कि सुपर कंप्यूटर की एनालिसिस से पता लगा कि कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट में जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। और बेस्ट पार्ट इस रिसर्च की ये है कि यहां पर पाया गया कि जो नॉर्मल पर्सन है और जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उनकी जीन्स में क्या चेंजेस हुए, क्योंकि मेन खेल जो है, अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन भी नहीं निकल पा रही है। उसके पीछे का कारण यही है कि कोरोना वायरस के नेचर को समझना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, कि ये एग्जैक्टली कहां पर इफेक्ट कर रहा है, कि कैसे कोरोना वायरस को प्रिवेंट किया जा सके, बॉडी में कैसी वैक्सीन जो है वो एंटर करवाई जाए, जिससे कि कोरोना वायरस के जो है, यानी कि जो ये वायरस है उसको ब्लॉक किया जा सके। तो उस पर जो है वो काम चल रहा है। और दूसरा काम ये भी चल रहा है कि ट्रीटमेंट कैसे करें हम लोग कोरोना वायरस के पेशेंट्स का। तो यहां पर जो भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर हो रही है, जेनेटिक एक्टिविटी, उसकी एनालिसिस करी है सुपर कंप्यूटर ने, और पता लगाया कि इसके पीछे जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम। तो इसको हम लोग समझेंगे काफी इजी तरीके से, ठीक है। बट पहले इस पर थ्योरी पे आते हैं, हल्की सी थ्योरी देखेंगे, फिर साथ ही साथ इसको चलेंगे। तो देखिए, रिसेंटली एक एनालिसिस हुआ जहां पर सैंपल्स लिए गए कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स के, और उस समय पाया गया एक फिनोमेना जिसका नाम है ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम। और डॉक्टर्स जो भी ट्रीट कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सीवियरिटी है, यानी कि एकदम से कोरोना वायरस पेशेंट की हालत एकदम से कैसे खराब हो जाती है कुछ पेशेंट्स की, और एकदम से कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके पीछे का कारण आइडेंटिफाई डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। बट कहा गया है कि जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना यह है कि ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है इस वायरस के पीछे की वर्किंग, यानी कि ये वायरस कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। इसको समझने के लिए, वायरस के ऑपरेशंस को समझने के लिए मदद करेगा ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम, ये फिनोमेना मदद करेगा। और हालांकि साइटोकाइन स्ट्रॉम के बारे में भी, जो कि आपको याद रहोगा कुछ महीने पहले अपन ने डिस्कस किया था, बट डोंट वरी, साइटोकाइन स्ट्रॉम भी अभी आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा ये है क्या, क्योंकि ये सब जो टर्म्स है, ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम, साइटोकाइन स्ट्रॉम, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली इसके कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि ये क्या है एग्जैक्टली, राइट, ये बॉडी में ऐसा क्या कर रहे हैं। तो देखो, साइटोकाइनाइन स्ट्रॉम जो है, ये भी बताया गया कि एकदम से बॉडी, पेशेंट्स की बॉडी जो है वो कैसे खराब होने लगती है, यानी कि उसकी कंडीशन कैसे एकदम से खराब होने लगती है। तो उसके पीछे का कारण साइटोकाइनाइन स्ट्रॉम भी था। बट कहा जा रहा है कि इसी के साथ साथ ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट्स की हेल्थ को खराब करने के लिए, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ब्रेडिकाइनाइन हाइपोथेसिस, तो ये क्या कहती है, तो कोरोना वायरस जो है ये ह्यूमन एंजाइम का उपयोग करता है ACE2 सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए। अब आप इस फोटो को देखो,
ये आपको कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है, और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गौर से देखिएगा थोड़ा सा नीचे, ये इस प्रकार की डंडी आपको दिखाई देगी एक, ये छोटी सी यहां पर नीचे, मैं इसको डिलीट करता हूं। ये देखो आप, यहां पर देखो आप, ये इस प्रकार, रुकना एक मिनट, ये इस प्रकार का आपको ये वाला शेप दिखाई दे रहा है यहां पर, ये है H2। इसके ऊपर आकर मान के चलो ये सीट है, ये सीट है, इसके ऊपर आकर बैठ जाता है कोरोना, ठीक है, और कोरोना इस पर बैठता है और ये नीचे ढकेल देती है कोरोना को। मतलब क्या कर रही है, ये H2 कोरोना को बॉडी के अंदर डाल रही है। तो हमने क्या देखा, कोरोना वायरस उपयोग करता है ह्यूमन एंजाइम H2 का सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए। तो वो एक बार सेल के अंदर एंटर हो जाता है, फिर वो अपनी प्रक्रिया जो है वो खराब करना शुरू कर देता है। प्रक्रिया कैसे खराब होती है, तो अब यहां पर थ्योरी पे नहीं चलेंगे अपन, यहां पर देखेंगे, ठीक है, इस फोटो पे देखेंगे। तो देखो पूरी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे। ये प्रक्रिया अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये ब्रैडीकाइनाइन स्ट्रॉम होता क्या है। तो देखो, सांस लिया जाता है। अब आप जानते हो कि जो सांस लेते हैं, जो अपन एयर इनहेल करते हैं, तो एयर हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स में एग्जैक्टली टेक्निकली एयर जो जाती है वो एल्वियोली के पास जाती है, एल्वियोली, राइट, एंड पे हम लोग को एल्वियोली पे एयर देखने को मिलती है, और ये एयर एल्वियोली पे जाती है, और एल्वियोली के थ्रू आपको पता होगा कि यहां पर एल्वियोली के अंदर कैपिलरीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर जो एयर है उसमें जो भी गैसेस होती है वो अलग हो जाती है, और जो ऑक्सीजन बचता है तो ये ऑक्सीजन को सेपरेट करके ब्लड में मिला देती है, और वो ऑक्सीजन कहां पे जाता है, हार्ट पे जाता है, और हार्ट के थ्रू, दिल के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में पंप होता है, राइट। तो ये दिल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लंग्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में रिलीज करती है, ब्लड से ऑक्सीजन हार्ट में जाता है, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से ऑल ओवर बॉडी रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको पता है कि हार्ट और लंग किस प्रकार से कनेक्टेड है, और हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का, यानी कि पंप करता है हार्ट, और जिससे कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो रिलीज होता है। तो ये मेनली इसका काम होता है हार्ट का। तो ये सिंपल बेसिक चीज तो आपको पता है ना, बहुत बिल्कुल बेसिक इजी तरीके से समझेंगे जिससे कि पूरी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। अब देखिए, आप इस फोटो पे देखिए, ये वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जगह, ठीक है, या फिर ये वाली जगह, ये बड़ी फोटो इस जगह की, और ये अपन ने कहां पे देखा था, पिछली फोटो में। ये देखो आप, ये जो आपको पूरा यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वही है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, इस जगह से, इस कैपिलरी से जो भी हम लोग सांस लेते हैं, वो सांस जो होती है उसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब आप देखिएगा, ये ब्लड का फ्लो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, यहां पर ये कैपिलरीज पूरी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ब्लड का मूवमेंट हो रही है, ब्लड का फ्लो लेकर जा रही है। तो कोरोना वायरस क्या करता है, ये बेसिकली एक, यानी कि हम लोग को जो ये दिखाई दे रहा है आपको, आर्टीरियोल जो आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आर्टीरियोल, तो इसको जो है ये बड़ा कर देता है, ठीक है, चौड़ा कर देता है। और ये जो हम लोग को वेन्यूल देखने को मिल रहा है, वेन्यूल को ये श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब लॉजिक लगाओ, अगर ये बड़ा होगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा अंदर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं अपन H2 के अंदर। तो देखो, H2 जो होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को लो करके रखना, राइट। बट वायरस क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, H2 जो होता है उसका लेवल अप कर देता है। मैंने भी आपको बोला, H2 के साथ ये वायरस चिपक कर नीचे चले जाता है, और H2 को ये इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करेगा, H2 का काम होता है ब्लड प्रेशर को लो करने का, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, राइट। कैसे करता है, ये चौड़ा कर देता है उसकी ये वाली एरियोटोल को, ये अभी अपन ने बात करी थी इसके बारे में, राइट। एक मिनट को फोटो दिखाता हूं, ये देखो, ये इसको चौड़ा कर देता है यहां पर, यानी कि इसको स्ट्रेच कर देता है बहुत ज्यादा तेजी से, जिससे कि अब देखो, कोई भी एक ढक्कन है, मान के चलो एक ढक्कन, इस ढक्कन में एक पूरा अगर आप पानी डालोगे एक दूसरी बोतल से, तो वो जैसे पूरे अच्छे फ्लो में आप डालो, जैसे कि ये पूरे ढक्कन के ऊपर जो है वो ब्लॉक हो जाए और पानी जाता रहे। और अगर आप इसको बड़ा कर दोगे तो और ज्यादा जो है वो पानी जो है वो जाना शुरू हो जाएगा तेजी से। तो बॉडी के अंदर यही चीज बताई जा रही है कि बॉडी के अंदर क्या है, अगर यहां से ब्लड आ रहा है और ये जो होल है जहां से ब्लड एंटर हो रहा है, ये होल अगर बड़ा हो जाए तो ब्लड और भी तेजी से एंटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने पुश कर दिया। अभी हमने बात करी ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पुश, ये देखो आप, pushes up the level of AS2 के लेवल को ये पुश कर देता है, यानी कि यहां से ब्लड का फ्लो जो है वो काफी तेज हो जाए। तो ये एक काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, यहां पर अपन को एक और एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है ACE, राइट। और ये बिल्कुल अपोजिट होता है AS2 के, राइट। और ये AS2 जो है वो उसके अगेंस्ट काम करती है, और ये क्या करता है, लंग्स के अंदर एस के लेवल को गिरा देता है। अब ये कम कर देता है, जैसे मैंने भी आपको क्या बोला, ये AS2 को बड़ा करता है और एस को छोटा कर देता है। इस तरीके से समझो आप, यहां पर आपको ये जो नजर आ रहा है
वेन्यूल, ये जो वेन्यूल नाम की जगह है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको ये छोटा कर दिया। यहां से ब्लड तेजी से एंटर हो रहा है, यहां से ब्लड निकल नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसने उसको बहुत श्रिंक कर दिया है। तो ये चीज जब ये करता है, उस बीच क्या होगा, एक प्रैक्टिकल चीज आप समझो, एक पाइप है, पाइप में एक पाइप का छोर जो है वो आप बड़ा कर दो, ठीक है, एक पाइप का छोर बड़ा कर दो, दूसरे साइड को आप अगर छोटा कर दो, ठीक है, इस प्रकार से, अभी ठीक नहीं बना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर दो आप, तब आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से बहुत तेजी से एंटर हो रहा है ब्लड, बट यहां से निकल नहीं पा रहा है, बट फोर्स कहां पर लग रहा है इसको, यहां पर, इस क्षेत्र पर फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स लगने वाली जो क्षेत्र जो आपको नजर आ रही है, वो ये पूरी क्षेत्र है, राइट, जहां पर कैपिलरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कैपिलरीज के अंदर फोर्स, प्रेशर जो है वो काफी तेजी से लग रहा है। अब जब प्रेशर काफी तेजी से लगेगा एक जगह पर, तब क्या होगा, जैसे पाइप फटता है तो पानी नहीं निकल आता, वैसे ही यहां पर प्रेशर लगेगा तो ये फटेगा, और जैसे ही ये फटेगा यहां पर लीकेज होना शुरू हो जाएगी, और लीकेज जब होगी तो ये फ्लूइड हम लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर जमा हो जाएगा। और मैंने भी आपको क्या बताया था, पानी जो फ्लूइड जो जमा हो जाता है लंग्स के अंदर, वो इसी के कारण होता है, राइट, यही एक वजह है जिसके कारण ये देखो, ये यहां पर है, ये कैपिलरीज पूरी चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और यहीं पर ही एक्शन होता है इस प्रकार का, और ये रिएक्शन इस तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है कि वो फट जाती है वो लेयर, और फटने के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि लंग्स में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। और फ्लूइड कैसे आता है, तो वो उसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये वायरस चिपका हुआ है किसके साथ, एस के साथ, तो ये वायरस भी वहां पर रिएक्शन करता है एक प्रकार का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे की बात करें तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि ये वायरस जो है वो इसके साथ चिपक जाता है, एस2 के साथ सेल के अंदर एंटर होता है, एंटर होने के बाद ये एस2 के फंक्शन को उल्टा कर देता है। एस2 का काम होता है ब्लड प्रेशर को लो करने का, ये उसको फास्ट कर देता है, पुश कर देता है, क्योंकि वो लेयर को स्ट्रेच कर देता है, राइट। और दूसरी बात हमने देखी कि जो एस2 जो कि काम करता है एस के अगेंस्ट, जिसका काम क्या होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को हल्का सा बढ़ाकर रखना है, तो उस चीज के लिए ये क्या करता है, ये उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके चलते यहां पर कैपिलरीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो वहां पर फट जाती है और लीकेज हो जाता है एक प्रकार का। तो ये पूरी प्रोसेस अभी तक अपन ने देख ली। तो अब लीकेज हुआ और ये जो चेन जिस प्रकार की होती है उसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम जो है वो बन जाता है, यानी कि इसी चीज को, इस रेगुलर प्रोसेस को ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम जो है वो कहते हैं। और ये स्ट्रॉम जो होता है उसमें ब्लड वेसल जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, जो मैंने भी आपको बताया, ये ब्लड वेसल जो है ये एक्सपेंड हो गई, ठीक है, और एक्सपेंड होने के कारण उसके आसपास के एरिया पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, राइट। और मैंने भी आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या रखा था कि ब्रेडिकाइनाइन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। ये देखो आप, ब्रेडिकाइनाइन एक कंपाउंड है जो कि पेन सेंसेशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो जब कहीं पर भी स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तब वहां पर पेन की तो स्थिति हम लोग को देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो ये है, उसके आसपास के एरिया को जो है वो स्वेल कर देती है ये। और यहां पर अब बारी आती है एक एसिड की जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और जो लीकेज जो होता है फ्लूइड का वो लंग्स में चला जाता है, और जब एक्सेस हाइलुरोनिक एसिड का होता है तब उस समय जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, यानी कि फ्लूइड स्टिकी जेली टाइप का सब्सटेंस बन जाता है, जो कि ये इस प्रकार से लंग्स जो है उसमें वाटर जो है वो आ जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि लंग्स में पानी आ गया, जेली लाइक सब्सटेंस आ गए, तो वो यही चीज है और कुछ नहीं है। और इसके कारण से लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सांस नहीं ले पाते और उनकी डेथ होने लगती है और उनका लंग्स जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो ये पूरा खेल है इसके पीछे का, और ऑक्सीजन का इंटेक जो है वो नहीं होता और इसीलिए कोरोना वायरस के पेशेंट सीवियरली अफेक्ट होते हैं। और अब बताया जा रहा है कि अब पता लग गया कि इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, ब्रेडिकाइनाइन पैथवे, यानी कि यहां से पूरी चीजें जो है वो शुरू होती है एस2 से, ठीक है, एस2 से शुरू होती है। और ये क्या करता है, ये मतलब ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम को प्रोवोक करता है कि ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम हो, यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो, और ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम जो होता है उसके पीछे के काफी सारे प्रोटीन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब यहां पर साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं कि ये ब्रेडिकाइनाइन स्ट्रॉम जो है वो स्थिति डेवलप ना हो, इसके लिए वो दूसरे प्रोटीन जो है उनको एक्टिवेट करवा सकते हैं, राइट। कैसे एक्टिवेट कराएंगे, वेरियस दवाई वगैरह के थ्रू, जिससे कि ये जो स्ट्रेच जो करता है ये यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, ये वॉल जो है उसको एक्सपेंड कर देता है ब्लड वेसल को, ये चीज ना हो पाए उसके थ्रू, यानी कोरोना वायरस के थ्रू, तो उसको जो है मेंटेन करके रखा जाएगा दवाइयों से, राइट। और ये इन्फ्लेमेशन ना हो बेसिकली, यानी कि स्वेलिंग वगैरह ना हो, इस पर अगर काम कर लिया कि इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, तो ये एक्सपेंड नहीं होगा, राइट। इस पर काम हो गया तो वो जो हमारी जो ये देखने को मिलती है ये ट्यूब जिसकी अपन ने बात करी थी यहां पर कैपिलरीज के पास, तो ये जो है ये कैपिलरी ये फटेगी नहीं, ये इसमें लीकेज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट जो है वो ये वाला है
जो कि पेशेंट्स में डेथ का कारण जो है वो बन रहा है। तो ब्रेडिकाइनाइन स्टॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसके पाथवे जो है उसको अगर डॉक्टर्स टारगेट कर लेंगे तब स्थिति जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। तो ये अभी एक लेटेस्ट रिसर्च इससे रिलेटेड देखने को मिली है। और ब्रेडिकाइनाइन एक कंपाउंड है जो कि पेन सेंसेशन से रिलेटेड है और ब्लड प्रेशर को लो करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। बट इसको उल्टा कर देता है कोरोना वायरस जैसे ही आता है बॉडी के अंदर। और हाइलुरोनिक एसिड की बात करें, शुगर मॉलिक्यूल है जो कि नेचुरली स्किन में ही पाया जाता है, राइट, नेचुरली। और ये पानी के साथ मिल जाता है और इसमें एक प्रोटीन होता है कोलेजन, इसके साथ मिलकर जो है वो एक हाइड्रोजेल क्रिएट कर देता है। और ये अपनी बॉडी वेट के, यानी कि ये जो हम लोग को एसिड देखने को मिलता है, इसके खुद के वेट के 1000 गुना ज्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये हाइड्रोजेल जो है वो बना देता है, एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये क्रिएट कर देता है, जो कि लंग्स में रिलीज हो जाती है और इसी के कारण जो है वो लंग्स कोलैप्स के कारण लोगों की मौत हो जाती है। क्लियर है यहां तक पूरी बात है? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट समझने थे। होपफुली कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बात करेंगे साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी तरीके से इस टॉपिक को भी अपन समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम का काम कैसे होता है। तो ये पूरी इसमें थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, एंटीजन हो, जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, जिसको हम लोग डिफेंसिव मैकेनिज्म कहते हैं, कि जो इस वायरस को अटैक करती है, तो वो एक्टिवेट हो जाती है और वो एक्टिवेट होकर इस वायरस को अटैक करती है, निपटाने की कोशिश करती है, मारती है इस वायरस को, है ना। तो ये पूरा सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम हम लोग का इस प्रकार से ऑपरेट करता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है, राइट। बट साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि ये जो अटैक करने वाली जो प्रोसेस होती है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एकदम तेज हो जाती है साइटोकाइन स्टॉर्म में, कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर देती है। और जब ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है तो वो ना ही सिर्फ उस जर्म, उस वायरस को अटैक करती है, बाकी हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स जो होते हैं उनको भी अटैक करती है। तो ये चीज होती है साइटोकाइन स्टॉर्म में। तो इसको आप इस फोटो के थ्रू देखो, जैसे कि ये जर्म को आप मानो कि, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है वो भी आपको समझना जरूरी है। जैसे कि ये वायरस आया, अब जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस एंटर होता है, माइक्रोफेज जो है हमारी बॉडी की, वो क्या करती है, उस वायरस को खा लेती है, ठीक, यानी कि उसको इनटेक कर लेती है उस वायरस को। अब ये खाता है कोरोना वायरस को अपने अंदर, और जब जैसे ये खाता है किसी भी जर्म को, किसी वायरस को, तो ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसके अंदर, ये फूल जाता है थोड़ा सा। फूलने की इसकी वजह होती है क्योंकि ये फूल कर जो है वो संकेत दिखाता है, यानी कि बताता है इसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, कि आओ और अटैक करो। क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये अटैक करने के लिए बना हुआ है कि ये जो भी जर्म है उसको अटैक करेगा। बट ये तभी अटैक करता है जब इसको संकेत मिलता है इससे, माइक्रोफेज से। जब माइक्रोफेज स्वेल हो जाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन आता है, तब इसको संकेत मिलता है। बट उसी दौरान हेल्पर टी सेल जो है वो एंटीजन को जो है वो शो करता है बी सेल को, यानी कि ये एक और इसकी मदद करने के लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल की मदद करने के लिए एक हेल्पर टी सेल भी होता है। हेल्पर टी सेल क्या होता है, ये बताता है बी सेल्स को कि ये जो वायरस है, ये जर्म है, वो कितना बड़ा है या कितनी मात्रा में है, जिससे कि बी सेल जो होते हैं वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं एंटीबॉडीज की, यानी कि ये मतलब अपने नंबर जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। जिससे कि अगर ये बताएगा हेल्पर टी सेल इसको कि बहुत ज्यादा मात्रा में वायरस बॉडी के अंदर है, तो बी सेल क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में वो जो एंटीबॉडीज हैं उनको क्रिएट कर लेगा। और एक चीज याद रखना, एक बार जब एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है तो वो फिर अटैक करने के लिए ही बनी होती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं तो अटैक करना ही करना है, ये बात मान के चलो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि बंदूक से एक बार अगर अपन ने गोली मतलब चलाई बंदूक से, यानी कि ट्रिगर दबाया, तो जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो गोली निकलती है, उस गोली को आप आधी दूरी पर रोक नहीं सकते। यानी कि अगर आपने कहीं पर निशाना लगाया और आपने ट्रिगर दबा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गोली आधे रास्ते तक गई और आपने एक बटन दबाया, गोली गिर गई वहीं पे, नहीं हो पाएगा ना ऐसा। तो एक बार जब गोली निकल गई तो वो अटैक करेगी करेगी, चाहे वो दीवार पे करे या फिर जो भी टारगेट जो होगा उस पर करेगी करेगी, मतलब जो भी टारगेटेड एरिया है वहां पर अटैक तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। तो यहां पर क्या होता है, बी सेल जब अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये अटैक करेंगे करेंगे। ये एंटीबॉडीज जाकर चिपक जाती है वायरस के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर, जो भी जर्म है उसके ऊपर। तो ये देखो आप, ये वाई आपको दिखाई दे रहा है, ये चिपका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जाकर चिपक जाती है और चिपकने के बाद फिर आ जाता है अपना भाई टी सेल, और ये साइटोटॉक्सिक भाई है अपना टी सेल, ये आकर इसको जो है वो उड़ा देता है, मार देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। बट कोरोना वायरस क्या करता है, कोरोना वायरस एक्चुअली में हमारे माइक्रोफेज को कंफ्यूज कर देता है। जैसे ही माइक्रोफेज कोरोना वायरस को ग्रैब करता है, पकड़ के अपने अंदर समाता है,
वैसे ये क्या करता है, अभी अपन ने बात करी थी कि इसकी कोरोना वायरस की एक फीचर होता है कि ये इन्फ्लेमेशन करवाती है, एक्सपेंड कराती है। अभी अपन ने नहीं बोला कि वो जो वेसल हम लोग को देखने को मिले थे उसको एक्सपेंड कर दिया था जिससे कि ब्लड फ्लो काफी तेजी से जाए। तो इसने ये क्या किया, इसने माइक्रोफेज को बड़ा कर दिया। अब जब इस वायरस ने माइक्रोफेज को बड़ा किया तब हेल्पर टी सेल को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा वायरस है, इसको मारने के लिए बहुत भारी मात्रा में एंटीबॉडीज की आवश्यकता होगी। तो जब एकदम से बहुत भारी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, तब वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जाकर हम इस पर्टिकुलर माइक्रोफेज पर जब चिपकती हैं, तब उस समय जो हेल्दी सेल्स हैं उन पर भी जाकर ये चिपक जाती है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान के चलो कि ये वायरस है, ये बड़ा है, हम लोग को देखने को मिल रहा माइक्रोफेज, इसके अंदर ये वायरस है, राइट। अब ये क्या करेगी, अब ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई जाकर इस वायरस पर इसको चिपकना है, तो ये जाकर कुछ इस तरीके से चिपक जाएगी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जब ये आएगा मारने साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो वो किसको मारेगा, वो ना ही सिर्फ इसको मारेगा बल्कि इसको भी मार देगा। यानी कि अटैक जो होगा वो दोनों तरफ हो रहा है, हेल्दी सेल पर भी हो रहा है और वायरस पर भी हो रहा है। समझ पा रहे हो ये किस प्रकार की प्रोसीजर है, कि जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमें खुद पर अटैक करने लगता है, खुद को ही मारने लगता है। तो ये इस प्रकार की चीज जो होती है वो कोरोना वायरस के समय पे होती है। तो आपने सुना भी होगा, काफी सारे रिसर्चर से या टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि कोरोना वायरस का एक फीचर ये भी है कि हमारी बॉडी की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। और जिसका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा होता है वो संभाल जाते हैं चीजों को, बट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो टैम हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये पूरी चीज जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बता दी। और इसमें सिर्फ सिंपल सी चीज आपको यही पता होनी चाहिए कि ये तब होता है जब एकदम ज्यादा तेजी से साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो एकदम ज्यादा तेजी से जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जाकर अटैक करने लगते हैं, यानी कि फ्लू के ऊपर या इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये वाली चीज है। और इसमें लंग इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब स्वेलिंग होगी तब, अभी अपन ने बात करी थी प्रीवियस टॉपिक पे भी, जब ये स्वेलिंग क्रिएट करता है तब उस समय क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इन्फ्लेमेशन के दौरान जो होता है वो प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट करने के चलते फ्लूइड वगैरह हवर बनता है। तो इसके कारण लंग्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रेस होते हैं और कोलैप्स होने लगते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं आता। अब लंग्स के अंदर इस प्रकार के अगर सेल्स अगर स्वेल हो जाएं, मान के चलो ये लंग्स है, ये बॉक्स है, ये देखो ये बॉक्स है, ये मान के चलो ये लंग है, और यहां पर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, अगर वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है तकलीफ होगी, घुटन होगी, और ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर उसका इंटेक नहीं हो पाएगा और लोगों की मौत होने लगेगी। इसलिए तो सांस नहीं ले पाते हैं लोग। तो ये दोनों वजह है यहां पर जो अभी अपन ने देखी, जिसके कारण से ये होता है, मतलब कोरोना वायरस का बॉडी पर इतना सीवियर इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। लंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, जो है जो अभी अपने बात करी, पानी वगैरह जो है भरने लगता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। इससे पहले भी ये वाली चीज हुई है स्पेनिश फ्लू के समय पे, H1N1 स्वाइन फ्लू के समय पे, H5N1 बर्ड फ्लू के समय पे, राइट। तो ये तभी होता है जब हम लोग को देखने को मिलता है कि जब एकदम से बॉडी जो है उसका वो वायरस के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए, हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए, कंफ्यूज हो जाए। तो यही प्रॉपर्टी है कुछ कोरोना वायरस की, जो कि हमारी बॉडी को कंफ्यूज करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो ये दोनों चीज अपन ने देखी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का है, और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस प्रोजेक्ट को। ये पलवाल से सोनीपत जाएगा, और ये सोहना, मनेसर और खरखौदा से होती हुई जो है ये गाड़ियां गुजरेंगी। इसकी टोटल लेंथ है पूरे प्रोजेक्ट की 121.7 किलोमीटर। और बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है HRIDC के द्वारा, हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मिलकर। और इसकी अगर हम लोग फोकस करें, बात करें इस रूट की, तो इस रूट में क्या होगा, एक ये ऐसा रूट है जो कि दिल्ली को बाईपास करेगा। दिल्ली को बाईपास करने का मतलब है कि दिल्ली पे आपको पता है कि काफी सारी ट्रेन आती हैं, उस दिल्ली के अंदर हम लोग को ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रेन का देखने को मिलता है। तो इसके चलते जितने भी गाड़ियां वगैरह होती हैं उनको काफी टाइम लगता है दिल्ली को क्रॉस करने में, राइट, क्योंकि उनको रुकना पड़ता है, कई बार आउटर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि काफी सारी गाड़ियां आती हैं, अलग से अरेंजमेंट करवाना पड़ता है। तो अभी जो ये रूट जो बनाया जा रहा है ये दिल्ली को बाईपास कर देगा, यानी कि दिल्ली से होता हुआ नहीं जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि दिल्ली के ट्रैफिक से बचेंगे और जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है, इसको लेकर ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये मदद करेगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स के डेवलपमेंट के लिए। लॉजिस्टिक्स यानी कि जो सामान वगैरह जो होता है
मालगाड़ियां वगैरह जो होती है वो इस रूट के थ्रू जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा सामान जो होगा वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जो है वो भेजा जा सकेगा। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए थी आपको। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा नहीं क्योंकि उतना ठीक नहीं लगा, यानी कि एक प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में एक जानकारी अगर पूछी जाए तो, वरना मुश्किल है। बट आपको जानकारी परस्पेक्टिव से आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कहां पर, हरियाणा के अंदर। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन आपका टास्क होता है कि आप पिछले हफ्ते की पूरी जितनी भी न्यूज है वो पूरी की पूरी रिवाइज करें और आज दिन में 11 या 12 बजे तक अराउंड या उससे पहले ही आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा पिछले हफ्ते का। तो उसको अगर आप चाहें तो 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी है। बट अगर जिनने ऑलरेडी देख लिया और अगर आपके पास पीडीएफ आती है इस लेक्चर्स की, आपने मंथली पैकेज को परचेज किया है, तो आप पीडीएफ को अपनी पूरी रिवाइज कीजिए क्योंकि आज के दिन आपके पास आ गई होगी वीकली कंपाइलेशन। पूरे हफ्ते की लास्ट पूरे पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आपकी कवर करवाई है वो एक सिंगल पीडीएफ में आपको प्रोवाइड की गई है जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। और मंथली पैकेज जिन स्टूडेंट्स को चाहिए गाइस, तो इस मंथली पैकेज की फीस है 100 रुपीज मात्र पूरे महीने की। यहाँ पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है। ये पीडीएफ से आपके फायदे ये होते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करिए जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में, क्योंकि करंट अफेयर्स के नोट्स अगर आप रेगुलरली बनाएंगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है। तो उससे बेटर है मंथली पैकेज परचेज कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, वरना कोई बात नहीं है, इसमें कोई वॉलंटरी है ये आपके लिए। और क्योंकि इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटीज आपकी सुविधा के अनुसार जो है वो दी जाती है और ये इस प्रकार से दी जाती है जिससे कि आपको मोटिवेशन दिया जाता है कि आप पढ़ो। तो आपको रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ दी जाती है जिससे कि आप रात में सोने से पहले जो आप पढ़ रहे हैं लेक्चर उसको आप रिवाइज कर लें। और इसके अलावा संडे को जो आज अपन ने देखा एमसीक्यू फॉर्मेट में जो न्यूज को कवर किया गया तो ये वाली पीडीएफ भी आपको मिलती है क्वेश्चन वाली। साथ ही साथ वीकली कंपाइलेशन पूरे हफ्ते का एक सिंगल पीडीएफ जिसको आप रिवाइज करते हैं और ऐसे ही मंथली आपको एक पीडीएफ मिलती है रिवीजन के लिए। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो आप टॉप 10,000 की रैंक में आ जाएंगे, गारंटीड है। और यही रैंक चाहिए आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए और मेंस में बैठने के लिए, राइट। तो ये चीज है और इतना ही नहीं मिलता आपको, जैसे ही महीना खत्म होता है उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको अलग अलग हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं जिनको आप प्रिंट आउट कराकर अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपको जनवरी से जुलाई तक की पीडीएफ चाहिए, पूरी मंथली मैगजीन चाहिए, तो उसकी कीमत मात्र 300 रुपए पर मंथ की है। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा एंड तक, तो आपको पूरी क्लियरिटी मैगजीन से रिलेटेड हो जाएगी, राइट। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, सेम नाम से ही टेलीग्राम का भी चैनल है। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी जो है वो मेरे नाम को सर्च करके ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।